Students, now I will start the modern physics, and in modern physics I have taken the topic Bohr model of hydrogen atom. Bohr model of hydrogen atom. This topic is most important for the point of board examination, and you must pay much attention toward this topic and you should follow to my points. Okay, now I will start. What is Bohr model of hydrogen atom? You know very well that Niels Bohr rectified the shortcomings of Rutherford. भाई नील्स बोर ने क्या किया था? जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड ने क्या मतलब उनकी हाइपोथेसिस क्या थी हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, कि उन्होंने ये बताया था कि जो सेंट्रल कोर होता है एटम का वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था सेंट्रल कोर जो है उसकी न्यूक्लियस इसको कहा गया है, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर, ये भी सही था। और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, है? लेकिन उन्होंने ये चीज उनके में ड्रॉबैक्स क्या था? ड्रॉबैक्स ये था कि जो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेंगे तो वो एमिट करेंगे, जो जैसे जैसे ऑर्बिट भी छोटी होती जाएगी वो एमिट करते जाएंगे रेडिएशन का, और फिर उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा वो न्यूक्लियस में, क्योंकि पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो दोनों मिल करके एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो वो इसको नहीं समझा पाए थे, तो उस शॉर्ट कमिंग्स को रेक्टिफाई किया था नील्स बोर ने। तो नील्स बोर का जो रेक्टिफिकेशन है नील्स बोर ने किया था वो हम बताने जा रहे हैं। तो अब आप देखिए इसमें क्या है। नील्स बोर रेक्टिफाइड द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रदरफोर्ड। टू रेक्टिफाई नील्स बोर प्रपोज्ड पोस्टुलेट 3 पोस्टुलेट्स। उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स को प्रपोज किया था। देखिए हम लिखते जा रहे हैं, देखते जाइएगा। नील्स बोर rectified the shortcomings of Rutherford model. To rectify Niels Bohr proposed 3 postulates. 3 postulates. उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स को प्रपोज किया था। पहला पोस्टुलेट क्या था? फर्स्ट पोस्टुलेट उनका था कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज परफेक्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और उन्होंने इस ऑर्बिट को कहा परमानेंट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के हिसाब से क्या है? इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus only in those orbit for which angular momentum is perfect
integral multiple of h upon 2 pi. H upon 2 pi. These orbits are known as permanent orbit. This orbit is called permanent orbit. अब देखिए, इफ mass of an electron is m, mass of an electron is m, and radius of circular orbit, radius of circular orbit is small r, and velocity is v. Then mvr, which is angular momentum, is equal to nh upon 2 pi. nh upon 2 pi, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. तो दिस इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट. तो आपको ये पता ही है, आपने पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, भाई ये नहीं बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एक परमानेंट ऑर्बिट में, एक अपनी एनर्जी शेल में चक्कर लगाते हैं, और दूसरी बात यह है कि चक्कर लगाते हुए वो अपनी स्पिन भी करते जाते हैं, अराउंड इट्स एक्सिस स्पिन भी करते हैं. समझ गए कि नहीं? तो ये स्पिन करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी है. हमने आपको मतलब ये उन्होंने बताया कि जब अराउंड कर रहे हैं, अराउंड करते टाइम वो एक अपने एनर्जी शेल में कर रहा है, जिसको परमानेंट ऑर्बिट कहा गया है. और अब सेकंड, और उन्होंने पॉस्टुलेट दिया था, उन्होंने सेकंड पॉस्टुलेट क्या दिया कि ड्यूरिंग रिवोल्यूशन इन परमानेंट ऑर्बिट दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते. इट मीन्स एटम रिमेन्स स्टेबल. एटम कैसा रहता है? स्टेबल रहता है. तो ये सेकंड पॉस्टुलेट है, ये नोट कर लीजिए. नोट कर लिया? नोट कर लिया? रफ करें? चलिए. सेकंड पॉस्टुलेट क्या था? इन परमानेंट ऑर्बिट during revolution around nucleus, they do not radiate energy. That is, they do not emit energy. रेडिएट एनर्जी यानी एमिट एनर्जी, ये भी ले सकते हैं. एनर्जी को लॉस नहीं करते, एनर्जी बाहर नहीं निकालते हैं, एमिट नहीं करते हैं. ठीक. सो एटम रिमेन्स
स्टेबल। तो ये सेकंड पॉस्टुलेट हो गया। उन्होंने सेकंड पॉस्टुलेट में कहा कि अगर परमानेंट अपने एनर्जी शेल में वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो एनर्जी को लॉस नहीं कर रहे हैं। दे डू नॉट एमिट एनर्जी, एनर्जी को लॉस नहीं कर रहे हैं। तो जब एमिट नहीं कर रहे हैं तो एटम क्या है, वो स्टेबल है। ठीक, तो ये सेकंड पॉस्टुलेट्स हो गया। पॉस्टुलेट वो होते हैं जो एजम्पशन लॉजिकली प्रूव होते हैं, उनको पॉस्टुलेट कहते हैं, ये ध्यान रखिए। चलिए अब थर्ड बताएं पॉस्टुलेट। थर्ड पॉस्टुलेट थर्ड पॉस्टुलेट क्या है, देखिए थर्ड पॉस्टुलेट क्या है। When atom gains energy from outsource, जब आउटसोर्स से एनर्जी गेन करता है तो इनसाइड एटम इलेक्ट्रॉन गेट्स इन एक्साइटेड स्टेट एंड जंप्स टू some higher energy level, and in that higher energy level it stay only for short time, that is 10 to the power minus 8 second, and then comes back. During coming back they radiate energy, they emit energy in the form of electromagnetic wave, which is equal to the difference of energy of both the level, यानी हायर और एनर्जी जहां से लौट रहा है। समझ में आता है कि नहीं? तो इस तरह से होता है। सो एटम जब इनके डिफरेंस के इक्वल है तो एटम क्या है सो एटम एमिट ओनली the wave of definite frequency, and hence it can be said the spectrum is line spectrum, यानी spectrum should be, must be line spectrum। समझ में आई बात? चलिए लिखते हैं। when atom gains energy from outsource या external source, then inside atom electron in excited state and jumps to higher orbit या एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, वो जंप्स करता है हायर एनर्जी लेवल पर, यानी हायर ऑर्बिट पर। बट इलेक्ट्रॉन रिमेन there up to short time of 10 to the power minus 8 second, and then comes back, during coming back वापस आते टाइम इलेक्ट्रॉन emit energy in the form of
in the form of electromagnetic wave. Electromagnetic wave equal to, which is equal to the difference of energy of both the levels, both the levels, both the level या ऑर्बिट कह सकते हैं, लोअर ऑर्बिट एंड हायर ऑर्बिट के डिफरेंस की एनर्जी के बराबर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करता है। समझ में आ गई बात? इतना लिखा आपने। अब थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे इसी थर्ड पोस्टुलेट को। नोट कर लिया? नोट कर लिया? रफ करें? चलिए रफ करें। ठीक, अभी थर्ड ही है, थर्ड पोस्टुलेट को, लास्ट एक पोस्टुलेट बस थोड़ा सा डिस्क्राइब और करना है। इफ the initial orbit is even, इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? even, and higher energy level is equal, यानी एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट कितनी है? इवन। यहां पे लिख सकते हैं हम एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट क्या है? इवन। और हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है? E2। ठीक, तो और अगर ये है कि जो एमिट कर रहा है एनर्जी को एटम, उसकी फ्रीक्वेंसी भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एमिट कर रहा है एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वेव है तो फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लिया न्यू है, तो इसका मतलब ये होगा एच न्यू, ये एनर्जी हो गई। ठीक, एच न्यू फोटॉन की एनर्जी यही तो होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? कंसिस्ट ऑफ फोटॉन, तो एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। So atom, any atom can emit the wave of definite frequency. So any atom can emit the wave of definite frequency, and therefore the spectrum must be line spectrum. Spectrum. I expect you have understood properly, and I must say that if you prepare this topic, then you will get marks in board examination, because in my opinion, so far as my knowledge is concerned, this topic may be asked, must be asked, मस्ट में तो थोड़ा हो गया, मे बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन,
my opinion है. So you must prepare this topic, and if you fail to understand this topic, you will tell me through comment box, through comment. आप कमेंट हमें कीजिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो भी कीजिए, अगर नहीं आया है तो भी हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो न्यू कमर है वो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें. ओके, तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो फिर आते हैं जल्दी आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, और इसको तैयार कीजिए. ठीक. ऐसा नहीं मान रही है